हेलो स्टूडेंट्स, सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई अब गंभीरतापूर्वक कर रहे होंगे। गंभीरतापूर्वक का मतलब इंटरेस्ट के साथ भी पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक और बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहती हूँ कि जगह परिवर्तित करके आप पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे 4 घंटे एक ही स्थान पर आप बैठे रहो और पढ़ते रहो। थोड़ी थोड़ी जगह या प्लेस या जो अपना एटमॉस्फेयर है, कभी छत पर चले गए, कभी घर के किसी कोने में पढ़ लिया, कहीं पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जगह के साथ हम पढ़ते हैं, तो हम परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ जगह के साथ हमें आंसर भी याद आ जाता है। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में। आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 7, जो कि नाम है परंपरा का मूल्यांकन। लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। तो सबसे पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रश्न समझ में आया? परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक मतलब क्या, वर्ग के आधार पर जो डिवीजन हुआ है परंपरा का, क्या वो सही है? क्या इस बुद्धि के साथ किया गया है वो सही है? तो हाँ, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक को इसलिए महत्वपूर्ण लगा क्योंकि जो साहित्य वर्गों की देखरेख में रचा गया है, मतलब साहित्य का जो वर्गीकरण है, जो विभाजन है, क्या वो उनके वर्ग के विवेक के आधार पर किया गया है जो सही है? प्रश्न ये है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साहित्य के वर्गों की देखरेख में रचा गया है वह उनके वर्ग को ही तो प्रतिबिंबित करता है कि किस वर्ग का कौन सा साहित्य है, ठीक है। वो उनको अच्छे से जानता है। जिस वर्ग में हम रहते हैं हम उसकी कमियों को, अच्छाइयों को, उनकी आवश्यकताओं को जान पाते हैं। तो उसी हिसाब से साहित्य की रचना की गई है ताकि किसी वर्ग विशेष के बारे में साहित्य से हम जानकारी प्राप्त कर सकें। जैसे श्रमिक वर्ग का प्रतिबिंब हमें शोषक वर्गों के विरुद्ध मिलता है। जो भी श्रमिक वर्ग हैं उनका प्रतिबिंब या उनकी जो छवि है या उनका पूरी स्पष्ट जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शोषक वर्गों के विरुद्ध, कि उन्होंने कितना विरोध किया था। इससे हमें यह पता चलता है कि जनता के लिए कितना उपयोगी है, मतलब जो भी आम जनता है या श्रमिक वर्ग हैं उनके लिए यह कितना आवश्यक है कि वो किस तरह से अपने आप का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगला है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट कीजिए। कौन सा जो पक्ष रहता है वो स्थायी रहता है? साहित्य की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, अर्थात साहित्य में वही लिखा होता है जो समाज में चल रहा होता है। तो अब देखते हैं हम कि कौन सा पक्ष है जो स्थायी रूप में कह सकते हैं उसको। तो लेखक की राय में साहित्य का भावनात्मक पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। आर्थिक स्थितियां बाद में देखी जाती है, पहले तो मनुष्य में भावनात्मकता होती है। मनुष्य है तो भाव होंगे ही। साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं कि पहले क्या हुआ, पहले कैसा था, हमारे रीति रिवाज क्यों कैसे थे, क्या थे। जैसे हर एक परिवार का माहौल अलग क्यों होता है? क्योंकि उनका चला आ रहा है रूढ़ियां भी नहीं कहेंगे हम कह सकते हैं हर एक परिवार की अपने अपने रीति रिवाज, उनके दादा परदादा कैसे छोड़ गए हैं या किस तरह से उनकी देखरेख होना चाहिए, पालन पोषण, तो कुछ ना कुछ उनकी छवि हर एक परिवार में, हर एक परिवार को अलग करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया है कि साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बुद्ध एवं भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? बताइए। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हैं कि हाँ, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका महत्वपूर्ण है ही। इन खतरों से आगाह करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिभाशाली मनुष्य जो भी करते हैं या जो भी कहते हैं वो एकदम सही हो, ठीक। क्यों? क्योंकि उनके श्रेष्ठ कृतित्व में कोई दोष नहीं होता, ये भी हम नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके द्वारा जो कला का निर्माण किया है वो एकदम सर्वश्रेष्ठ होगा, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके द्वारा जो रचना की गई वो निर्दोषपूर्ण है या उसमें कोई दोष नहीं है। तो एक ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की आदित उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। मतलब लेखक इस प्रश्न के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि साहित्य का निर्माण जब किया गया था, जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे और उन्होंने साहित्य का निर्माण कर दिया है तो वही हमेशा उसी रूप में चलता रहेगा, उसमें फेरबदल किए जा सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि जो बुद्धिमान या उस समय के कलात्मकता के साथ उन्होंने अपने विचारों को साहित्य रूप में पंक्तिबद्ध कर दिया तो वो सही है।
क्योंकि उस समय जो चल रहा था, जैसे हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें बेटा, तो उन्होंने लिखा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और दूसरा उन्होंने लिखा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जबकि अब बात अलग है, ठीक है। पहले स्त्रियों की दयनीय स्थिति थी तो उन्होंने वैसा लिख दिया था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो अजीब सी प्रतीत होती है पंक्ति। तो साहित्य भी फ्लेक्सिबल होता है। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल अधिक स्थायी कैसे होते हैं? तो राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल अधिक स्थायी होते हैं। जैसे हम ब्रिटिश साम्राज्य की यदि बात करें तो वह समाप्त हो गया, परंतु शेक्सपियर, मिल्टन इत्यादि विश्व की संस्कृति के विकास में जगमगाते ही रहते हैं। ब्रिटिशर्स आए, सत्ता राजनीति गई, उनकी अब सत्ता नहीं है। जबकि शेक्सपियर की हम बात करें, अन्य जो मिल्टन है या और भी जो साहित्यकार हैं, वो आज भी जगमगाते हैं। मतलब राजनीति और साहित्य में कौन चमकता है? साहित्य ज्यादा चमकता है। जहां तक कि इनके प्रकाश में बढ़ोतरी हुई है, ना कि कमी। अर्थात राजनीतिक में बदलाव संभव है, लेकिन साहित्यकार जो कुछ हमें दे गए उसमें बदलाव संभव नहीं है, वह स्थायी है। जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? तो यहां पर जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप में अंतर होते हुए भी जब राष्ट्र पर कोई मुसीबत आती है तब उन्हें राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो जाता है कि भाई जब राष्ट्र पर मुसीबत आई तो संपूर्ण जन एकजुटता के साथ उसका सामना करता है, और जब देश पर कोई खतरा मंडराता है तो पूरा राष्ट्र मिलकर उससे लोहा लेता है। जैसे भारत में अनेक जातियां और अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में सबने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया और अपनी एक आत्म कथा का पाठ पढ़ा दिया था कि हम सब एक हैं, भले ही रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो। मतलब हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो वहां पर हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरी तरह से स्पष्ट नजर आती है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इन देश में व्यास और वाल्मीकि जी की है। तभी यहां पर बात की जा रही है कि भारत के मुकाबले कोई भी अन्य देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर सूर, तुलसी, वाल्मीकि इस तरह के कवि आए हैं। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? जो भारत की बहुजातीय है वो संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य के आंतरिक एकता टूट जाएगी, क्योंकि जहां कहीं भी, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी विषय से रिलेटेड जब भी बात की जाती है तो कहीं ना कहीं महाभारत के चरित्र आ जाते हैं, कहीं ना कहीं रामायण के चरित्र आ जाते हैं। तो उसमें कहते हैं ना कि हम सब रहते अलग अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी आत्मा एक है, सबके रूप मान्यताएं एक हैं। कहीं कुछ मानता है, लेकिन भारत की आत्मा तो एक है, इसलिए ये बात कही है। निबंध का समापन करते हुए लेखक का कैसा स्वप्न देखते हैं और उनके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? तो निबंध का समापन करते हुए लेखक स्वप्न देखते हैं कि पूरा राष्ट्र साक्षर हो जाएगा। उनके ऐसा लगा कि हाँ, संपूर्ण राष्ट्र पूरी तरह से साक्षर हो जाएगा और सब बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, और संस्कृत की मूल रचना को बिना अनुवाद के पढ़ेगा। तमिल की रचना भी पूरे देश में उसी तरह पढ़ी जाएगी। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। और यदि हम बात करें कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान भी समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। यदि साहित्य के विकास की बात करें तो वो भी समाज के साथ ही है। जैसा कि आप ये बिल्कुल सेंटेंस लिखिएगा बेटा, जब कभी भी समाज और साहित्य की बात आए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, अंडरलाइन करना है कि हम जानते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य में लिखा है वो समाज में घटित हुआ होगा, तभी तो उसका वर्णन साहित्य में हुआ है। ठीक है, तो साकार करने में परंपरा की भूमिका होगी। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, अपितु उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है जब पूरे देश में सभी भाषाओं का अध्ययन होता है। अर्थात हमने कहा ना कि हमारे पूर्वज जो भी हमारे लिए संस्कृति सभ्यता छोड़कर गए हैं वो पूरी तरह से मिटी नहीं और ना ही कभी मिटेंगी, क्योंकि हम भले ही कितने भी अपने आप को आधुनिकता की दौड़ में शामिल क्यों ना कर लें, लेकिन हमारा दिल तो हिंदुस्तानी है। हाँ, हम ये जानते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, छोटों से किस तरह से बात करना चाहिए, हमें सब कुछ पता है। कभी कभी हम
कुछ संगति में आकर अपने आप को भटका लेते हैं, लेकिन खुद से जब हम अपना आकलन करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम भारतीय हैं और हमारी पहचान क्या है। तब सभी भाषाओं से हमारा परिचय गहरा होगा और मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान भी होगा। तो यहाँ पर भारत एक है, हमारे समाज में जो भी परंपराएं रहे, नीति विचारधाराएं रहे, वो सब एक से हैं। तो किसी भी तरह से हम भारत को अन्य देशों के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत अनूठा था, अनूठा है, अनोखा ही रहेगा या अनूठा ही रहेगा। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य का आधार विवेकपूर्ण है, क्योंकि इसका महत्व साहित्य से ही पता चलता है कि कौन सा साहित्य है, किस विषय में बात की गई है, कौन से विषय की बात की गई है, तो या कौन से वर्ग की बात की गई है। जब एकदम से पूरे अच्छे से विभाजित कार्य होता है ना कि भैया चलिए, अब जैसे हम सोशल साइंस की बात करें तो उसमें भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो ये डिवाइड कैसे किया गया? ताकि वर्ग के आधार पर विभाजित किया जाए और बहुत भली भांति तरीके से ये समझ में आ जाए कि हाँ, हम सिविक्स पढ़ रहे हैं मतलब हमें नागरिक शास्त्र की बात करें, हम हमें यहाँ पर उसके बारे में, हम भूगोल की बात करें तो हम यहाँ पर अपनी भौतिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये एक डिवाइड कर दिया जाता है जिससे समझने में आसानी होती है। उसी तरह से परंपरा का मूल्यांकन भी किया गया। परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो परंपरा का ज्ञान साहित्यकारों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर साहित्य की रचना की जाती है। जब परंपरा के बारे में पता होगा, कोई भी लेखक या साहित्यकार या कवि यूं ही रचना नहीं कर गए बेटा, उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, समाज को देखा, उसका अनुभव किया, तब कहीं जाकर साहित्य की रचना की है। ऐसा नहीं है कि बस मुझे जो कल्पना आई मैं लिखती जा रही हूँ। हम अनुभव करेंगे, हम देखेंगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके आधार पर हम उसको रचनात्मक रूप दे सकते हैं। अन्यथा हमारे साहित्य को तो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। कौन पूछेगा हमारी रचना को? जब तक कि वो लोगों के हृदय को नहीं छुएगी या उनके जो अनुभव है उनसे मेल नहीं खाएगी, तब तक साहित्य का कोई मोल नहीं है। तो यहां पर यही बताया कि परंपरा का ज्ञान साहित्यकारों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर वे साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है, साहित्य की परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो बात वही है कि जो लोग रूढ़ियों के अनुचर नहीं हैं, अनुचर मतलब दास, रूढ़िवादिता, पुरानी दकी अनुसी बातें, जो उनके दास नहीं है या ब्लाइंडली उन पर बिलीव करने वाले होते हैं ना कि ब्लाइंड बिलीव कर लिया, कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लिया, ऐसे लोग जो नहीं हैं उन्हें तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। अर्थात जो ऐसे लोग नहीं है कि बस जो चल रहा है भैया ठीक है, घिसी पिटी बातों पर हम भी अमल करते हैं, हाँ ऐसा ही होता होगा, नहीं, अपने वजूद का, अपनी सच्चाई से, आसपास के माहौल को देखते हुए उसकी रचना करते हैं। तो साहित्यकार कुछ ऐसे ही है कि जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं तथा साहित्य युग परिवर्तन की आकांक्षा भी रखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वही सही है, हमें उसमें देखना पड़ेगा, आलोचनात्मक तरीके से समीक्षा करनी पड़ेगी कि जो घटित हो रहा है उसमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जो गलत है उसको उखाड़ फेंको, जो सही है उसको पकड़ लो और आगे के लिए प्लानिंग करो, सही सही बातों को जोड़ो और ऐसे साहित्य की रचना करो कि साहित्य से समाज का भला हो। ठीक है, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। कौन अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं? तो जो लोग वर्ग विहीन, शोषण मुक्त समाज की रचना कर समाज में मौलिक परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, वे ही अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। कुछ समझ में आया कि यहां पर है कि कौन अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं कि भैया इतिहास में जैसी भौतिक स्थिति थी बस वही है। तो जो अपने सिद्धांतों को, तो जो लोग वर्ग विहीन, जो किसी वर्ग के नहीं हैं, शोषण मुक्त समाज की रचना कर समाज में मौलिक परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, मतलब वे ही अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं, जो वर्ग विहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं। संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचे गए साहित्य के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? तो संपत्तिशाली वर्ग जो होगा उसकी देखरेख में किस तरह के साहित्य की रचना की गई होगी? अनुमान लगाइए। हाँ, तो उनके निर्मित जो साहित्य है उसके संबंध में लेखक ने कहा कि ऐसे साहित्य को भी परख कर देखना चाहिए कि यह विकासशील वर्ग का साहित्य है या बस यूं ही जो कुछ आडंबरी लोग थे या धनी वर्ग थे उनका है। तो ऐसा नहीं है कि जो संपत्तिशाली वर्गों की तरफ से जिस साहित्य की रचना की गई है उसमें हम जो लिखा है उसी को एज इट स्वीकार करना है। उसमें हमें उसके तथ्यों को जानना होगा, उसमें निहित शब्दों को जानना होगा। हम किसी पर भी आंख मूंद कर तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें
शिक्षा का मतलब क्या है कि हम एज इट इज कहीं से भी कुछ भी स्वीकार ना कर लें। अर्थात जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको ये करना है, लेकिन आप उसकी तह तक जाओ और आप स्वयं भी पहुंचोगे कि हाँ ये सही है, तब हम अपनी बुद्धि का विकास करेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार सोचेंगे। हम भी मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, ठीक है। लेखक के अनुसार किस बात को बार बार कहने में हानि नहीं है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बार बार कहें तो कोई हानि नहीं है? तो लेखक के अनुसार इस बात को बार बार कहने में हानि नहीं है कि साहित्य केवल विचारधारा नहीं है, यह विचारधारा के अतिरिक्त मनुष्य के इंद्रिय बोध और उसकी भावना को भी कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करता है। मतलब क्या कहा है बेटा? उन्होंने यही कहा है कि जब हम साहित्य केवल विचारधारा नहीं है, ये सोचना एकदम गलत है कि साहित्य केवल विचारधारा है, केवल कल्पना है, ऐसा नहीं है। यह विचारधारा के अतिरिक्त मतलब विचारों के अलावा मनुष्यों के इंद्रिय बोध और उनकी भावना को भी कलात्मक तरीके से अभिव्यक्त करता है। विचार तो है ही, साथ ही साथ उनकी बुद्धिमानी, इंद्रिय बोध मतलब उनके जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्होंने कैसा सहा, खुशी, कभी गम, तो कभी हंसना, कभी रोना, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी जीत, कभी हार, इन सभी भावनाओं के साथ कलात्मकता के साथ जो अभिव्यक्ति की जाती है वो भी साहित्य है। तो इस बात की बार बार चर्चा करने में कोई हानि नहीं है। किस तरह समाजवाद राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय राष्ट्रीय भावना का विचार हेतु समाजवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यदि हम भारतीय राष्ट्रीय भावना की विचार करें तो इसमें समाजवाद का होना आवश्यक है, क्योंकि समाज के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है। समाज है तो देश है, मतलब एक व्यक्ति है, क्या परिवार का होना आवश्यक नहीं है? है, तभी तो हमारी जो प्रकृति है वो परिवार से चलती है। अब जब परिवार हुए तो समाज का निर्माण हुआ, जब समाज हुए तो ही देश बन सकता है, अन्यथा एक से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो क्रांतिकारी की तरह, क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी का मतलब होता है समाज में सकारात्मक परिवर्तन। इतना ध्यान रखना, क्रांतिकारी कैसे? जो समाज में रूढ़िवादी चली आ रही थी, बेचारे शोषकों को हमेशा उन पर शोषण किया जा रहा था, उनको दबा कर रखा जा रहा था, तो ऐसे में कुछ क्रांतिकारी आए और अपनी धधकती हुई ज्वाला के माध्यम से शोषक वर्ग का नाश करने में सफल हुए, ठीक है। तो क्रांतिकारी अर्थात ऐसे क्रांतिकारी ही साहित्य की रचना करते हैं जो समाज में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है कि किस तरह से हम और क्या करें जिससे समाज का हित हो। साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और इसका क्या महत्व बताता है? तो जातीय अस्मिता क्या है? अस्मिता मीन्स पहचान, आइडेंटिटी, ठीक है। साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम कहीं चले जाएं, किसी भी ग्रुप में हम शामिल हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना अस्तित्व खो जाएं। बेटा यहाँ पर एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, भीड़ और संगठन। भीड़ मतलब जहां आप अपनी कोई पहचान नहीं रखते हैं, जबकि संगठन में हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। तो यहां पर वही बात की जा रही है, अस्मिता मतलब कि साहित्य विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है, वर्ग की भूमिका विशेष होती है। जब जन समुदाय या जो ग्रुप रहते हैं वो एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनकी अस्मिता या उनकी पहचान नष्ट नहीं होती। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम भी रखता है। तो जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, अभी मैंने बताया ना कि संगठन मतलब अपनी अपनी व्यक्तित्व, अपनी अपनी अस्मिता को बचाए रखना, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है, ठीक है, स्रोत है। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालिए। समाजवाद क्यों हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, बताइए। बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से राष्ट्रवाद। यदि समाज नहीं होगा तो राष्ट्र कहां से होगा, और उन्नति की तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते। जैसे कि ये यहां एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बहुत पढ़ लिख गया, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, खड़ा होना भी चाहिए। धन दौलत संपत्ति, उसकी इतनी सारी संपत्ति है कि कह ही नहीं सकते हैं, और एक ही व्यक्ति, और बाकी के जो भी उसके गांव में रहते हैं वो सब बेचारे निम्न वर्ग के हैं।
क्या हम उस गांव को प्रगतिशील या कह सकते हैं कि वो गांव विकसित हो गया है या फिर वो नगर या फिर वो कॉलोनी विकसित है? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम सबके मिलने से विकास संभव है। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अव्यय होता है। अव्यय मतलब ऐसे ही जो शक्ति है वो चली जाती है, खर्च हो जाती है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, जहां सबको लेकर चला जाता है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाज है तभी देश है, देश है तो राष्ट्र है और तभी उसका विकास है। तो एक एक करके कहते हैं ना कि चलो भाई साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो यहां पर बात वो की जा रही है कि एक व्यक्ति, परिवार, समाज ही समाजवादी, मतलब हम की भावना लाना है, मैं या अहंकारी होकर जीवन नहीं जीना है। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? इस प्रश्न को और ध्यान से सुन लीजिए एक बार कि लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब जो शोषक वर्ग रहे हैं, जिनको समाज में बिल्कुल दबाकर रखा गया, ऐसा रखा गया कि इनको कुचला जाए, तो कुछ वर्ग आए जो अपने आप को आगे किया, जिन्होंने शोषक जो वर्ग था उस पर अपनी लगाम लगाई और बेचारे जो जिनका शोषण होता था उनको थोड़ा ऊंचा उठाया। तो इसमें क्या हुआ कि जनता के हितों को प्रतिबिंबित किया। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। दूसरी तरफ यह भी बात की जाती है कि जहां पर ये एक साहित्य वो भी है जिसमें श्रमिकों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से अपने आप के वजूद का निर्माण किया, उसके विरुद्ध में अपनी आवाज उठाई, उसका भी वर्णन किया। तो वो भी एक साहित्य में आता है, इसलिए इसमें विवेक जरूरी है। अब है रामविलास शर्मा जी का जीवन परिचय लिखिए, जो कि इस आपको पता ही है कि जब जो भी एमसीक्यूज आते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी लेखक परिचय पूछ लिया जाता है, जीवन पूछ लिया जाता है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, रचनाएं क्या हुई। तो हमें हर एक पार्ट, जैसा कि आपने कहा था कि लेखक के जीवन से संबंधित भी प्रश्न लाइए, तो बिल्कुल ये आ गए हैं। रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर सन 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्च गांव में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि भी थे। रामविलास शर्मा जी न केवल निबंधकार, न केवल गद्यकार, बल्कि कवि भी थे। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य भी किया और रामविलास शर्मा आगरा के एम मुंशी विद्यापीठ के निर्देशक भी रहे। मतलब ये याद रखिएगा, ठीक है। और दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन करते रहे। इनकी कुछ कविताएं अज्ञे जी द्वारा संपादित तार सप्तक में भी संकलित हैं। तार सप्तक अज्ञे जी के है ना, आपको पता है तार सप्तक, मंद सप्तक ये अज्ञे जी की रचना है। तो यहाँ पर हम रामविलास शर्मा जी की कविताएं अज्ञे जी के तार सप्तक में भी संकलित की गई हैं। तार सप्तक में भी उनको स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर सन 1912, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। पुरस्कारों पर भी ध्यान दीजिएगा। फिर 1988 में शला का सम्मान दिया गया। इसके बाद 1990 में, देखो 1970 में निराला की साहित्य, फिर आया 1988 में शला का सम्मान, फिर 1990 में भारत भारती पुरस्कार और 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए व्यास सम्मान भी दिया गया। 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। बेटा इनके याद ही रख लेना आप, क्योंकि इनसे तो संबंधित लग रहा है कि आएंगे। कि महत्व सदस्य सम्मान दिया गया और 2000 में 11 लाख रुपए दिए गए और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। तो कई पुरस्कारों से ये पुरस्कृत किए गए। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या याद रखा है, ठीक है। आशा करती हूं सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना है। अब मुझे बताइए रामविलास शर्मा जी की मृत्यु की तिथि क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करती हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को सुनते हैं, समझते हैं। समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि समझकर यदि हम समझेंगे, वही कि समझ समझकर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। आप सब समझदार हैं तो समझ कर पढ़िएगा, ताकि परीक्षाओं में अपनी समझ के अनुसार आप उत्तर का निर्माण करके आएंगे और नंबर बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। इसी तरह से बने रहो
हमारे साथ, हम हैं आपके लिए हमेशा के लिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।